नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल पे। मैं चार से स्वागत करता हूँ आप सभी का। और आपको जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एनसीईआरटी सीरीज़ है। इसमें हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं और अभी क्लास 6 हमारी चल रही है। उसमें इतिहास का हम लेके आए हैं अध्याय नंबर 3 आज, जिसका नाम है आरंभिक नगर। और पहले जो 2 चैप्टर है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसमें आज हम अपनी जो बात करेंगे वो शुरुआती नगरों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा के बारे में बेसिकली आप सब जानते हैं। सबसे पहली शहरी सभ्यता और जो भारत के इतिहास को लगभग 3000 साल पहले लेके जा चुकी है, पहली शहरी सभ्यता। ठीक है ना, जो कि अपने नगर नियोजन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए आइए हड़प्पा की कहानी पढ़ते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला। तो हुआ क्या था कि जब 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां पे काम में जुटे जो इंजीनियर थे, अचानक उनको खुदाई के काम में हड़प्पा के पुरास्थल में प्राचीन स्थल जो है वहां से मिल गए। कुछ स्थलों का पता लगा उन्हें वहां पर। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। और आपको पता होगा कि पहले बंटवारा नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो भी भारत के अंदर ही शामिल था। ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा इंजीनियरों ने कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वह हड़प्पा के खंडरों से हजारों जो ईंटें थी वो उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों यानी इतिहासकारों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के यानी कि जो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी जो हिस्सा है, या भारत कह सकते हैं कि भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल प्राचीन स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। मतलब सबसे पहले जो स्थल खोदा गया था या जिसकी खुदाई हुई थी, वो हड़प्पा स्थल था। उसके बाद जितने भी नगर मिलते गए, जितने भी जगह मिलती गई, उनको भी हड़प्पा का ही नाम दिया गया, क्योंकि उनसे रिलेटेड था वो सब। ठीक है ना। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, बांटा गया था नगरों को। पश्चिमी भाग छोटा था। अगर शहर का पश्चिमी भाग बात करें, जो नगर है, तो उसका पश्चिमी भाग का इलाका जो था वो छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पश्चिमी हिस्से में जो इमारतें बनी हुई थी वो ऊंचाई पर बनी हुई थी, लेकिन वो इमारतें जो फैली हुई थी वो फैलाव उनका छोटा था। ठीक है ना। लेकिन और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। जो पूर्वी हिस्से का शहर था वो काफी बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा है, किले वाले नगर। नगर दुर्ग यानी किले वाले नगर कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी और पकी हुई थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक है ना। कुछ नगरों के जो दुर्ग हैं, किले हैं, उसमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, जिसे पुरातात्विक और इतिहासकारों ने महान स्नानागार या विशाल स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई, ताकि पानी जो है रिसे ना, पानी निकल के जाए ना उसमें से नीचे। ठीक है ना। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष विशेष नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, कोई पूजा पूजा विधि वगैरह के लिए इसका यूज होता था। मैं बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है, आपने देखा होगा, वो आयताकार है। ठीक है ना, आयताकार शेप में है वो। अगर हम देखें ध्यान से, तो उस स्नानागार का जो को ध्यान से देखें, तो उसके उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में या नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, कि नीचे अगर कोई व्यक्ति जाए तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, और बीच के हिस्से में क्या है, उसके पानी भरा जाता था। ठीक है ना। तो आज तक वैसे ये पता नहीं लग पाया कि ये विशाल स्नानागार किस अवसर के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर हमने इतिहास जो पढ़ा है, इतिहास में पुरातात्विक जो होते हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं बता रखी है कि जिन इमारतों या जिन चीजों की
के बारे में नहीं पता होता या अनुमान लगाना कठिन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से जोड़कर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उसका धार्मिक महत्व होगा। तो इसी प्रकार से हड़प्पा में जो एक विशाल स्नानागार मिला है, तो इसका एक धार्मिक महत्व हुआ करता था। इसमें पानी लोग कुओं से भरते थे और विशेष अवसरों के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटी सी बात और लिखी हुई है। ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और ये पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के कुछ हिस्से सिंध का हिस्सा और पंजाब है। और भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में ये स्थल मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातात्विक इतिहासकारों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, बाट यानी जो वजन तोलने के लिए बाट होते हैं, मोहरे, मन के यानी मूर्ति, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आपको पता होगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है और इसका कालीबंगा का मतलब होता है कि काली मिट्टी से बनी चूड़ियां। और लोथल, लोथल जो था ये डॉकयार्ड था, आपको पता है, बंदरगाह था, पोर्ट था, ठीक है ना। जैसे अन्य नगरों में कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, अभी अग्नि के साक्ष्य मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। यहाँ पे यज्ञ के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है ना। भंडार गृह जहाँ पे चीजों को स्टोर करके रखा जाता था। ये देखिए महान स्नानागार ये दिखा रखा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आयताकार है और यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ है और यहाँ पे नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिलों के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नालियों को ढककर रखा जाता था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में नालियों को बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, क्योंकि नाली में अगर ढलान नहीं होगी तो पानी एक जगह रुका रहेगा, ढलान होगी तो पानी सीधा सीधा वो बाहर निकल जाएगा। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। सीवर वगैरह जो होते हैं, घर के नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। तो इससे पता लगता है कि कितनी मतलब जो टाउन प्लानिंग थी वो कितनी ज़्यादा बेहतर थी, कि इतने अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल बनाया गया था। सारी चीज़ें प्लानिंग से होती थी। ठीक है ना। नालियाँ वगैरह ढक के रखी जाती थी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इन लोगों ने नगर को काफ़ी बेहतर तरीके से बना रखा था और अच्छे तरीके से ये देखभाल किया करते थे। आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये चित्र दिखा रखा है। इसमें बता रखा है कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ठीक है। एक कुआं भी है, नाला भी है। ठीक है ना। नाला आपको ये दिखा रखा है नाला। ठीक है ना, ये नाला है और यहाँ पे एक कुआं दिखा रखा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है जो कि। ठीक है आगे चलते हैं। नगर और नई शिल्प। पुरातात्विक और इतिहासकारों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के मोती, बाट और फलक। ठीक है ना। आगे आते हैं। उपयुक्त यानी ये दिखा रखा है, आगे देखते हैं। उपयुक्त सही तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। जो बाट वगैरह थे वजन तोलने वाले, बहुत ही बेहतर तरीके से बने हैं। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि बाट बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। यानी कि बाट वहां पे बड़ी बड़ी वस्तुओं को तोड़ने के लिए भी थे और छोटी वस्तुओं को तोड़ने के लिए दशमलव प्रणाली के बाट हुआ करते थे, जो सुनारों के पास होते हैं, जो ग्राम में होते हैं, जिसमें सुनार वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा वर्तमान समय में वो छोटे छोटे वजन के बाट रखते हैं। कुछ ग्राम के होते हैं जो आभूषणों को तोड़ने के लिए यूज में आते हैं। तो उस समय भी ऐसे बाट वगैरह बनाए जाते थे। मध्य में बाई मन के, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के मोती बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डाल के उन्हें मालाएं बनाई जा सके। तो कार्निलियन जो पत्थर था उससे क्या बनते थे, मन की मोती बनाए जाते थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भी देख लेते हैं, पढ़ते हैं। कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है। यहाँ पे दिखा रखी है मूर्ति, ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना। आगे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में कौन सी खेती होती थी? ध्यान रहे, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा प्याज से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है कि वहां पे सूत कताई का काम भी चलता था। ठीक है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, खास मतलब ट्रेनिंग लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। ठीक है। तो विशेषज्ञ वो होता है जो चीजों को काफी अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है ना, उसमें बिल्कुल ट्रेंड रहता है, फिर उस काम को करता है, तो वो विशेषज्ञ कहलाता है। फ्यांस की बात करें, फ्यांस से जो फ्यांस पत्थर था उससे मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ पत्थरों के जो नाम है, चर्ट, कार्निलियन, फ्यांस, याद रखने वाली चीजें हैं। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो हमें धरती से मिलता है, ठीक है ना, जो प्रकृति हमें देती है, या तो वो कच्चा माल है, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। किसान या पशुपालक उन्हें बनाते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के आयत, खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है जो प्रकृति से मिलते हैं। किसान खेती बाड़ी में अनाज उगाता है, वो कच्चा माल है। ठीक है ना। पशुपालक जो है, जो पशुओं को पालते हैं, पशुओं से मिलने वाले जो स्रोत होते हैं वो भी कच्चे माल के रूप में होते हैं। उनको बाद में तैयार करके जो बनाया जाता है वो पक्का माल कहलाता है। ठीक है ना। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां मिलती हैं थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वह दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। जो वहां तांबा आता था वो आज के राजस्थान से आता था। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे को आयात किया जाता था। और भारत से बेसिकली जो राजस्थान से तांबा आता था, वो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो वहाँ पे एक जगह थी राजस्थान में है, उसे बोलते हैं खेतड़ी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? खेतड़ी। तो खेतड़ी से वो लोग क्या करते थे कि तांबा जो है आयात किया करते थे या तांबा मंगवाया करते थे। ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से होता था। अगर टीन की बात करें तो टीन कहाँ से आता था? आधुनिक ईरान से आता था। और अफगानिस्तान से किया जाता था, यानी कि ईरान और अफगानिस्तान से टीन आता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, दलहन, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। और आपको पता होगा हल के जो प्रतिरूप है, हल के जो खिलौने हैं, वो बनावली से मिले हैं। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि हल के आकार के खिलौने भी मिले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बता तो नहीं रखा है कि कहाँ पे मिले, बट मैंने आपको बता दिया कि बनावली में मिले। ठीक है, हरियाणा में। आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, यहाँ पशुओं को चराते हैं। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वह बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब आते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म बारीकी से निरीक्षण। बारीकी से जानते हैं उनके स्थलों के जो गुजरात से मिले हैं, और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। अभी एट प्रेजेंट में जो स्थल वगैरह प्राप्त हो रहे हैं आज़ादी के बाद जो बात करी है, तो गुजरात को वो बोलते हैं कि गुजरात में ज़्यादा मिले हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, वर्तमान में गुजरात है जहाँ ज़्यादा स्थल मिले हैं। कच्छ। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे जगह है, खादिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। ये हड़प्पा का स्थल है, धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में बटे हुए थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। अब कई नगर तो वहाँ दो भागों में बटे हुए थे, बट धोलावीरा नगर ऐसा नगर था जो तीन भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिसे किलेबंदी भी कह सकते हो। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। जो अभिलेख वगैरह थे उनको लकड़ी में जड़ा गया था लिखकर। ठीक है, यह एक अनोखा अवशेष है
क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे कि मोहरों वगैरह पर लिखते थे, लेकिन जो लकड़ी पे जो मिला है वो काफी बड़े पैमाने पर मिला है, ठीक है ना, काफी बड़ा अभिलेख टाइप में है वो। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। और आपको पता होना चाहिए लोथल से चावल के अवशेष भी मिले हैं। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा नगर? लोथल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, ये सब भी मिले हैं, ठीक है ना। ये बता रखा है, देखिए लोथल का बंदरगाह, ठीक है ना। तो बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, ठीक है ना। यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, जहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपको पता होना चाहिए लोथल के बारे में, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पे नहीं है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर लोथल पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, मूर्ति बनाने का। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मनके बनाने का काम कहाँ होता था? लोथल में। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। मनके बनाने के औजार की बात करें या मनके जो तैयार होते थे वो सब यही मिला करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं तो वैसे विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि ये सभ्यता जो थी इसका पतन क्यों हुआ या ये कैसे अंत की ओर चली गई। तो कह रहा है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा क्यों तो कुछ नहीं पता। कैसे देखते हैं एक बार, कराए। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली जो कि नष्ट हो गई थी, नालियां वगैरह बंद हो गई थी, और सड़कों पर ही दुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है, जो विद्वान है दूसरे, उनका कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका ये कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण, जो राजाओं का नियंत्रण था, वो समाप्त हो गया। जो जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बाद जो नगर दूसरे आए उनका 1400 साल बाद विकास हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो मेन जो अहम कारण बताते हैं हड़प्पा के पतन का, वो बताते हैं कि बाढ़, कि वहाँ पे बाढ़ जो आई उससे इस सभ्यता का क्या हो गया था? पतन हो गया था। क्योंकि वहाँ पे खुदाई के दौरान कीचड़ से लगे साक्ष्य मिले हैं, मगर सब मिले हैं, तो उससे पता लगता है कि भयंकर बाढ़ आई होगी जिससे इन सभ्यता का अंत हो गया होगा। लेकिन एग्जैक्ट रूप में कि जो फाइनली क्या है, किस वजह से अंत हुआ, तो उसका अभी तक प्रमाण फिर से नहीं मिल पाया। कुछ और अन्य चीज़ें हैं, देखिए बात देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ और चीज़ें बताई गई है जानकारी के लिए। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश जो भाग है वो रेगिस्तान है। मिस्र आपको पता हो क्या होगा? रेगिस्तान है। मिस्र में क्या मिलते हैं? पिरामिड मिलते हैं, देखे होंगे आपने। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, खाने की चीजें, पीने का पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र जिसे वो बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। अगर दुनिया में कहीं भी किसी के शव को दफना रहे हैं तो सबसे ज्यादा शव के साथ जो धन दौलत दफनाई जाती थी वो मिस्र में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा और ज़्यादा टफ नहीं है। ये दोस्तों हमने एनसीईआरटी की सीरीज जो शुरू कर रखी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक चैनल को सिर्फ देख रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि चीज़ों को अभी से ही नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये जो जानकारी है, ये चैप्टर से आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी आसानी से ईजीली तरीके से इसके नोट्स वगैरह बना सकें।
क्योंकि कई लोगों के पास बुक्स होती नहीं है और पीडीएफ के सोर्स से उनसे पढ़ा भी नहीं जाता, तो हमने एटलीस्ट ये कर दिया है कि यहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान कर दी, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए आप लोग भी और औरों को भी बताइए इसके बारे में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए चलिए अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।